और कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है ये जनता की आवाज से बनी है। एक मौके पे एक प्लेटफॉर्म मिल गया और जनता तो नाराज, क्या नफरत करती है आरएसएस और बीजेपी से, वो नफरत की सुनामी इसका एक वो बन गई सबूत। आंदोलन करने के लिए जान हथेली पे रख के जो ममता बनर्जी साहिबा ने एक समय पे किया है, इतना आसान नहीं है। वो मुझे आंदोलन करने की उनकी जो क्षमता थी ना, वो नजर नहीं आ रही है कहीं भी। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अभी तक जो सीटें ये हारे हैं उसमें मुझे कोई खबर अभी तक ये नहीं आई है कि उनमें इन्होंने इलेक्शन पिटीशंस लगाई हो अपनी हारने वाली सीटों पे। ये सबसे बड़ा, मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि लड़ने का एक दिखावा तो कर सकते हैं, लेकिन लड़ने के लिए अभी मन नहीं बना है ममता बनर्जी साहिबा का भी, ऐसा मुझे लगता है, और अभिषेक बनर्जी साहब का भी। वो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी से शायद वो सिर्फ बचना चाह रहे हैं अभी। तो हुमायूं कबीर साहब तो एक डोरमैट थे, उनका प्रयोग कर लिया, अब वो फेंक दिया। अब और डोरमैट हैं ही उनके पास। ओवैसी साहब तो ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन एक डोरमैट कम पड़ रहा था तो उन्होंने बिल्कुल पैर अपने बिल्कुल भी गंदे ना रहे, दो डोरमैट लगा रखे थे। और हालांकि कई और डोरमैट भी हैं वहां पे। बीजेपी और आरएसएस के करे तो उनकी बात तो समझ में आती है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। ईवीएम उनके पास, किसी को भी बिठाएं वही नेता। सर, एक बड़ी बात कही जा रही है कि घायल शेर या घायल शेरनी जो होती है बड़ी खतरनाक होती है, और ममता बनर्जी को लेकर कहा जा रहा है कि टीएमसी का विलय जो है अब कांग्रेस पार्टी में होने जा रहा है। ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाएगा। क्या पॉसिबल होता है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये तो कहावत है, इस कहावत में थोड़ा साइंस भी लगा देते हैं। घायल शेर या शेरनी कितनी घायल है, वो भी एक ज़रूरी बात है ना, कितनी घायल है वो, और कितने दिन तक जंग करने के लिए उसमें जान बाकी है, और कितनी जान बाकी है, और कितनी जो उसके सहयोगी हैं, क्योंकि ये वैसे वाली शेर वाली कहानी तो नहीं है। ये कितने उसके जो उसके सहयोगी बन रहे हैं वो कितने ईमानदार और ये घायल शेर या शेरनी के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, वो तो मुझे अभी तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। बातें ज़बानी जमा खर्च तो बहुत नज़र आ रहा है, लेकिन ज़मीन पे लड़ने की ताकत कुछ नज़र नहीं आ रही। अब बहुत सारे लोग इसी पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि हमने अपनी पार्टी के 20 सांसद अभी तक रोक के रखे हुए। मतलब उनका जो अंतिम लक्ष्य है इस समय वो ये है कि अपने 20 सांसद बचा लें। ऐसे सांसदों से क्या आपको मिल जाएगा, आप बता दीजिए। खास तौर पे लोकसभा में पहले 240 थे, अब 260 या 70 हो जाएंगे, उससे फर्क क्या पड़ रहा है। आप उनके, जब बीजेपी की 240 सीटें थी, उनका कुछ भी बिगाड़ पाए? उनका कोई भी कदम ऐसा था जो ये दर्शाता हो कि उनकी फुल मेजॉरिटी नहीं है? तो ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए नहीं होना है, आंदोलन करने के लिए जान हथेली पे रख के जो ममता बनर्जी साहिबा ने एक समय पे किया है, अगर वो करने को तैयार है तभी कुछ होने वाला है। कांग्रेस में विलय से कोई एक जादू की छड़ी नहीं है जो ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा, इतना आसान नहीं है। वो मुझे आंदोलन करने की उनकी जो क्षमता थी ना, वो नजर नहीं आ रही है कहीं भी। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि अभी तक जो सीटें ये हारे हैं उसमें मुझे कोई खबर अभी तक ये नहीं आई है कि उनमें इन्होंने इलेक्शन पिटीशंस लगाई हो अपनी हारने वाली सीटों पे। ये सबसे बड़ा, मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि लड़ने का एक दिखावा तो कर सकते हैं, लेकिन लड़ने के लिए अभी मन नहीं बना है ममता बनर्जी साहिबा का भी, ऐसा मुझे लगता है, और अभिषेक बनर्जी साहब का भी। वो सिर्फ आरएसएस और बीजेपी से शायद वो सिर्फ बचना चाह रहे हैं अभी, ये एक इंप्रेशन जा रहा है। लड़ने के लिए देश की जनता के लिए, बंगाल की जनता के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे अभी तक तो कोई चीज नजर नहीं है। हुमायूं कबीर साहब आजकल नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ पर हैं? ना मीडिया कोई चर्चा हो रही है, ना वो बाबरी मस्जिद की बात हो रही है। देखिए, आरएसएस और बीजेपी एक धनी संस्था है, बहुत ज्यादा धन वाली संस्था है। आपको डोरमैट पता क्या होता है? जो रखते हैं ना पायदान दरवाजे के अंदर घुसने से पहले, तो जो धनी लोग होते हैं वो एक पायदान को ज्यादा दिन तक नहीं रखते, कुछ दिन तक रखते हैं, पैर साफ करने के बाद उसे फेंक देते हैं। तो हुमायूं कबीर साहब तो एक डोरमैट थे, उनका प्रयोग कर लिया, अब वो फेंक दिया। अब और डोरमैट हैं ही उनके पास। ओवैसी साहब तो ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन एक डोरमैट कम पड़ रहा था तो उन्होंने बिल्कुल पैर अपने बिल्कुल भी गंदे ना रहे, दो डोरमैट लगा रखे थे। और हालांकि कई और डोरमैट भी हैं वहाँ पे। तो ये तो डोरमैट का इतना ही इस्तेमाल होता है जो इस्तेमाल हो चुका, फेंक के कोई दूसरा डोरमैट
बीजेपी और आरएसएस तलाश रही होगी। लेकिन ममता बनर्जी साहिबा को ये देखना चाहिए कि किस किस अब तो कम से कम समझ जाएं कि जो लोग सड़क पे संघर्ष करके अच्छे बुरे टाइम में साथ रहे, उनको राजनीतिक, और ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सही है, उन्हीं को पद मिलने चाहिए, उन्हीं को ताकत मिलनी चाहिए। ये जो इधर उधर से उठा के भी कैसे लोग जिनका कोई मतलब नहीं है संघर्ष से, उनको लाके बिठा दिया जाता है ना, तो उनको लगता है ये राज्यसभा और लोकसभा तो ऐसे ही होती है। उनको थोड़ी नजर आएगा कि तृणमूल कांग्रेस ने कितनी मेहनत करके ये एक सिस्टम अपना बनाया था, इतना मेहनत करके एक एक कार्यकर्ता की खून पसीने की कमाई है जो एमएलए, एमपी और राज्यसभा के मेंबर्स को वैसे ही मिल जाती है। तो इस बारे में अगर कुछ अच्छा सोचने की दिशा में कार्य शुरू होगा, असली जेन्युइन कार्यकर्ताओं को उनका हक मिलेगा। एक मुझे सबसे जो बुरी बात आजकल लगती है कि ये टेलीविजन पे आके ना जो स्पोक्स पर्सन है वही अपने आप को बड़े बड़ा नेता समझ रखते हैं। ये बोलने की कला तो आप बच्चे छोटे छोटे हैं उनको बुला लो, इन सबसे अच्छा बोलेंगे जितने स्पोक्स पर्सन है। एक से बढ़कर एक टैलेंट हमारे देश में पड़ा हुआ है। ये राज्यसभा लोकसभा की सीटें जो हैं, पद जो हैं पार्टीज के, ऐसे लोगों को नहीं मिलने चाहिए जो स्पोक्स पर्सन बन गए। आजकल जो टीवी में नजर आ रहे हैं वही नेता बन गए, मतलब उनके पास एक आदमी नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि जिंदगी भर उन लोगों ने रिश्वतें ली हैं। यहाँ पे कुर्ता पहन के या टाई लगा के बैठ जाते हैं और वो नेता बन जाते हैं, और पार्टी फिर उनकी गुलाम बन जाती है कि अब इनको हमें लोकसभा या राज्यसभा की सीटें भी देनी है। मतलब ऐसी जो कहानी चल रही है, और जो बेचारे असली कार्यकर्ता जमीन पे लड़ रहे हैं, जिनको पार्टी ने मौका नहीं दिया, हालांकि अगर उनको मौका मिले तो वो इनसे भी अच्छा बोलेंगे। तो ये स्पोक्स पर्सन बनाना, एक आदमी को पहचान देना, ये पार्टी उसके ऊपर एहसान करती है, यही उसके लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। उसके बाद उसे और वही पार्टी का कर्ता धर्ता बन जाता है। और जो जमीन पे लड़ते हैं, जो डंडे और लाठी खा के जेल जाते हैं, उनका कुछ नहीं, जो बूथ मैनेजमेंट करते हैं उनका कुछ नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में कार्यकर्ता होते हैं उनका कुछ नहीं। ये जो फ्रॉडुलेंट लीडर्स हैं जिनको आके किसी को भी बिठा दें, अरे ऐसे तो लोग आरएसएस और बीजेपी के सैकड़ों लोग तैयार करती है वो बोलने वाले, उनका काम ही यही होता है, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर एक इतनी बड़ी एक अजीब सी फिनोमिना शुरू हो गया है कि जिसको स्पोक्स पर्सन पहले बनाया जाता था वो एहसान मानता था पार्टी का कि भाई मेरी तो कोई औकात हैसियत नहीं थी, आज मैं स्पोक्स पर्सन बन के एक पब्लिक डोमेन में आके अपने लोग मुझे पहचानने लगे, वरना तो मेरी गली का पड़ोसी भी मुझे नहीं पहचानता था। तो वो अब आदमी ये कह रहा है कि मैं क्योंकि पार्टी को डिफेंड करता हूं। अरे पार्टी ने तुम्हें नेता बनाया है, तुम हो क्या? ये इतनी सारी चीजें खराबियां हो गई ना ऑपोजिशन पार्टीज में। बीजेपी और आरएसएस के करे तो उनकी बात तो समझ में आती है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, ईवीएम उनके पास, किसी को भी बिठाएं वही नेता। ये क्या ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज में ट्रेंड चल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये सब विनाश की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसीलिए जनता को उठ के कुछ नया निकालना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, और वो नया जो है वो जेन्युइन जनता की आवाज होनी चाहिए, कोई स्पॉन्सर्ड या प्लांटेड चीज जैसी नहीं होनी चाहिए। देखिए, उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद पे एक कहा जाता है दुनिया कायम है। किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को एकदम पहली बार में नकार नहीं देना चाहिए, हालांकि सबूत उसके खिलाफ भी आ रहे हैं तब भी। और कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी है ये जनता की आवाज से बनी है। एक मौके पे एक प्लेटफॉर्म मिल गया और जनता तो नाराज, क्या नफरत करती है आरएसएस और बीजेपी से, वो नफरत की सुनामी इसका एक वो बन गई सबूत। तो अब ये क्या जो लोग इसका फेस बने हैं वो क्या करेंगे या नहीं करेंगे, उनके ऊपर भी ये वही वाली बात होगी ना जो मैं भी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन की बात कर रहा था। अब ये लोग बन तो गए, अब ये जनता का एहसान माने कि हम अपनी जान दे देंगे, आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। एक तो रास्ता वो है, और दूसरा ये कहेंगे हम तो नेता बन गए, अब हमें तो अब धूप भी लगती है, हमें तो अब पुलिस और के भ्रष्ट अधिकारियों से बातचीत करके भी चलना है, मतलब मिडिल पाथ निकालना है। ये सब के लिए इनको सोचना चाहिए कि ये जनता के साथ धोखा होगा। हम अभी इन्हें टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर ये, मैंने इनको पहले दिन से बोल रखा है, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होगी, कोई नहीं बचाएगा तो हम लोग बैठे हैं, बिल्कुल इनकी हिफाजत करेंगे। लेकिन शर्तें वही हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों से नहीं हटना है, किसी से बात नहीं करनी है। बाबा साहब ने मना किया आरएसएस और बीजेपी के साथ संगठन रखने का, कोई भी या संबंध रखने का, कोई भी जो सिस्टम है वो मना करा है बाबा साहब ने, 50 के दशक में ही मना कर दिया। फिर भी अगर इनसे बात करेंगे, इनसे टच में रहेंगे और नेगोशिएट करेंगे तो ये खुद तो
जो भी हैं या नहीं है, लेकिन जनता का भी नुकसान करेंगे, ये भी हमें केयरफुली देखते रहना।